आज हमारे इवेंट में एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हमारे बीच मौजूद है। अ लीडर, अ मेंटर और एक चेंज मेकर जिन्होंने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ सामाजिक सुधार के लिए डेडिकेट की है। शी इज कमिटेड सोशल एंटरप्रेन्योर एंड एन एजुकेशन लीडर विथ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्किंग एट ग्रास रूट एंड पॉलिसी लेवल। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन में भी सोशल डेवलपमेंट को ही अपना मिशन बनाया। शी होल्ड्स अ मास्टर्स इन सोशल वर्क इन फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर फ्रॉम कार्वे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस इन पुणे। She also holds an MBA in Social Entrepreneurship and a diploma in NGO Management from NMIMS Mumbai. Let us now take a look at her remarkable professional journey. Since February 2018, she has been leading CEQUES program across three states, Maharashtra, Madhya Pradesh and Karnataka, leading a strong team of over 65 members. उनका काम यहाँ पर कई लेवल पर होता है। She leads flagship program like the Teacher Innovator Program, STEAM Education Initiatives, and the Kendra Pramukh Academic Leadership Program. She works closely with government stakeholders for program implementation and policy support. Since July 2012, she has led impactful initiative through her NGO Parivartan Mahila Sanstha, which focuses on community development and women empowerment. She manages Mukta Balika Bhavan, a home for orphanage girls, Dilasa, a second home for elderly in Dombivali, Khelwadi project supporting 1200 plus tribal children in Mukhada with academic, life skills and creative educations. She has established a garment manufacturing unit for tribal youth and women to empower them and promote employment. उनकी सामाजिक सेवा को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंत्योदय अवार्ड, विदुलता पुरस्कार, रोटरी वोकेशनल एक्सेलेंस अवार्ड्स in both 2015 and 2016. She also serves as a committee member for workplace sexual harassment for Mukhada Panchayat Samiti and Jawhar Nagar Parishad. वर्षा परचुरे एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति के विजन और डेडिकेशन से कई जिंदगियां बन सकती है। She truly represents compassion in action and leadership with purpose. Let us put our hand together and give a heartfelt welcome to Varsha ma'am. वर्षा जी, नमस्ते। उन्हें आपकी बचपन की कुछ यादें बतानी है। बताती हूँ। हेलो हेलो, अरे आवाज जोर से आना चाहिए, इतनी एनर्जी ले रहे हैं, अच्छे एरिया में है, अच्छे जगह पे है, जहाँ पे इंस्पिरेशन मिलती है, तो आवाज भी जोर से आनी चाहिए ना। हेलो हेलो, वेरी गुड। सो मेरे शायद अभी जो मैं बात कर रही हूँ मेरे चाइल्डहुड से ही उभर के आती है। जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है, जो पावर मुझे मिली है, वो शायद मुझे चाइल्डहुड से मिली है। मुझे पता था कि मैं मोटी हूँ, मुझे पता था कि मैं छोटी हूँ, मुझे पता था कि शायद मैं कुछ चीजें नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास कंस्ट्रेंट है, फाइनेंशियल होंगे, सोशल होंगे, इमोशनल होंगे, फिजिकल होंगे। लेकिन मुझे चाइल्डहुड में एक बात पक्की पता चली है कि अगर आपने कुछ ठाना है तो आपको वो कर ही दिखाना है। क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है तब हम शायद सोचने की शुरुआत करते हैं, बदलने की शुरुआत करते हैं, और ये बदलाव दुनिया में बाद में आता है, खुद में पहले आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चाइल्डहुड के बारे में मैं अगर बात करूंगी तो मैं ये बदलाव की बात करूंगी, मैं ये सोच की बात करूंगी, या फिर मैं बात करूंगी कुछ आगे बढ़ने की चाह की। बहुत बार ऐसे होता है कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग अपने को लाइफ में मिलते हैं, बहुत सारे लोग अपने ऊपर इम्पैक्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी टांग भी खींचते हैं। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि आप बिल्कुल ही कैपेबल नहीं हो। शायद मेरे चाइल्डहुड में ऐसा बहुत बार हुआ है। किसी ने मुझे साइज की वजह से टोका है, किसी ने मुझे हाइट की वजह से टोका है, किसी ने मुझे पढ़ाई की वजह से टोका है, किसी ने मुझे शायद ना अच्छा दिखने की वजह से टोका है। लेकिन ये हर एक बार जो टोकना होता है ना, वो आपको एक नई उम्मीद, नई पावर देके जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चाइल्डहुड है वो मेरा इस तरीके से गया कि मैंने बहुत बार लोगों से ये नहीं कर सकती है ये सुना, और हर बार जब मैंने सुना कि ये नहीं कर सकती है तो एज अ चाइल्ड मेरा रिस्पॉन्स था, नहीं, मुझे ये कर दिखाना है। ठीक है, तो ये बहुत अहम होता है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं आज जो भी कर पाई हूँ, जहाँ पे भी हूँ, एकेडमिक्स में भी हूँ, फील्ड पे भी हूँ, बाकी सब जगह पे भी हूँ,
तो वो उस चाइल्डहुड की पैशन की वजह से हूँ, बदलने की चाह की वजह से हूँ। ये कुछ बदलने की चाह स्पेसिफिक एग्जांपल्स बताइए क्योंकि वो रिलेट कर सके डेफिनेटली चाइल्डहुड की मुझे ऐसा निजी लगता है निजी स्टोरीज कुछ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्कूल में थी तब मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक था। तो मुझे ऐसे लोग बोलते थे हमेशा कि अरे वर्षा, तेरे लायक तो रोल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे जैसा छोटा बंदा एक्टिंग करने के लिए खड़ा रहेगा या मेन रोल तुझे देंगे तो फिर अच्छे अच्छे लड़कियां क्या करेंगे। अभी यहाँ पे सब लड़कियां हैं, सबको अच्छा दिखना अच्छा लगता है, सबको अच्छा रहना अच्छा लगता है, और ये बहुत अच्छी बात भी है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, लेकिन ये अच्छापन सिर्फ दिखने में नहीं होता है। तब मैंने सोचा कि अभी मैं ऐसे क्या करूं कि इसकी वजह से मेरे एक्टिंग का पैशन मेरे काम में मुझे मदद करे, या एक्टिंग का पैशन मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करे। तो बहुत दुविधा में थी, क्योंकि बहुत सारी जगह से ना आया था। बहुत सारे डायरेक्टर्स ने या बहुत सारी बार जब भी कंपटीशन होती थी तो बोला जाता था कि अरे वर्षा, तेरे लायक तो रोल ही नहीं है, तेरे लायक तो रोल ही नहीं है। तो फिर बुरा लगता था, रोने को भी मन लगता था, बहुत हर्ट भी फीलिंग होता था। और वो एज कैसे होता है, आप सभी उसी एज में हो, तो आपको पता है थोड़ी सी बात भी चुप जाती है, बुरा लगता है, तकलीफ होती है, और ऐसे लगने लगता है कि लाइफ इज नाउ एंड, देयर इज नो लाइफ एनीमोर फॉर अस। तो ऐसे ही फीलिंग्स में हम जाते हैं, और वो बार बार जाते हैं, फिर उभर के आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही मेरा भी बचपन हुआ था, मैं भी उसी ट्रॉमा में गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ उपाय होगा ना, कुछ तो ऐसा होगा जिससे मैं मेरे एक्टिंग के स्किल सारी दुनिया को दिखा सकूंगी। तो तभी मेरी एक दीदी थी, माने मेरे आस पड़ोस में रहती थी, नाम उस थाना में। नाम मैं नाम दीदी का नाम स्निग्धा करके, स्निग्धा दीदी थी जो एक्टिंग फील्ड में थी। उसने मुझे बोला कि वर्षा ना, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, डट के रहना चाहिए, कुछ कर दिखाने की अगर चाह है ना तो वो पूरा कैसे हो, इसलिए काम करना चाहिए। मैंने बोला लेकिन मुझे तो सब जन ना बोल रहे हैं, मेरे को तो इतना बुरा लग रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है, और बार बार ना सुन के मुझे अभी ऐसे लगने लगा है कि मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। किस उम्र की बात कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ 8वीं 9वीं 10वीं की, जो हम टीनेज में थे, और वही दोहराया 11th और 12th में। ये 10वीं की लड़की हाँ, है, सही। तो शायद मैंने 8वीं से जो मैं नकार 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 ना सुनते आ रही थी, 11वीं तक वो नकार चालू था। फिर उसने मुझे बोला कि ऐसे नहीं है कि आपको आपकी एक्टिंग स्किल दिखाने के लिए ड्रामा में ही काम करना पड़ेगा, आपकी एक्टिंग स्किल आप मोनो एक्टिंग से भी दिखा सकती हूँ, इंडिविजुअल शो करके भी दिखा सकती हूँ, खुद का कुछ लिख के खुद प्रेजेंट करके दिखा सकती हूँ। आई थॉट दैट इट्स लाइक यूरेका, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी करके मैं मेरा एक्टिंग स्किल दिखा सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है बॉस, ये तो अच्छा है। फिर मैंने वो अपॉर्चुनिटी ढूंढी, स्कूल में भी और कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे। जब ये मोनो एक्टिंग कंपटीशन का एक इनविटेशन आया था तो मैंने बोला अभी मैं इसमें पार्टिसिपेट लेती हूँ। मैंने पार्टिसिपेट लिया और पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा नंबर दूसरा आया। जब मैं दूसरी ट्रॉफी लेके कॉलेज में वापस आई और मैंने वो ड्रामा में काम करने वाले सभी फ्रेंड्स को दिखाई तो एवरीबॉडी वाज अमेज्ड, सेइंग दैट वर्षा, ये तुम में स्किल है, हमें पता ही नहीं था। बॉस आप कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो आपको समझेगा कैसे कि किसमें कौन सी क्या बोलते हैं इसके स्किल्स है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो स्किल्स नहीं पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी सीख थी तब कि अपॉर्चुनिटी कभी आपको मिलती नहीं है, आपको ग्रैब करनी पड़ती है। और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो उसका कोई दूसरा सोर्स भी आपको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पीछे रह गए तो आप मर गए, क्योंकि पीछे रहने वाले को तो कोई पूछता भी नहीं है। डट के रहने वाले और आगे जाके वाले शायद आप जीतेंगे नहीं। मैंने बोला ना, मुझे फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, मुझे सेकंड प्राइज मिला। तो शायद मैं जीती नहीं थी, लेकिन मुझे एक नई उम्मीद आई थी कि बॉस अभी ये कोई भी मुझे ऐसा नहीं बोलेगा तू छोटी है, तू मोटी है, इसलिए तू काम नहीं कर सकती है। तो आई थिंक दैट वाज वेरी इंस्पिरेशन फॉर मी कि ना आपका साइज देखेंगे, ना आपका कलर देखेंगे तो आपका हुनर देखेंगे, और आपका हुनर आपको दिखाना है तो उसके लिए आपको ही काम करना पड़ता है, कोई और नहीं कर सकता है। एजुकेशन, आपने किस फील्ड में काम किया और उस आपका जो प्रवास है उसमें सामाजिक कार्यकर्ता उस तरफ आप कैसे झुके?
उसके बारे में थोड़ा बताइए। कुछ एक्चुअल इंसिडेंट्स कुछ हो गए तो बताइए, तो उन्हें कुछ सीखने मिले उससे। सो मैं अभी जिस क्षेत्र में काम करती हूँ, वह क्षेत्र पूरे लोगों का विकास, सर्वांगीण विकास बोलते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ये बज़वर्ड सब यूज करते हैं। तो ये विकास के क्षेत्र में मैं काम करती हूँ। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अभी आपको एक्टिंग का मेरा ये बताया, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे शायद ना एक्टिंग, डांसिंग, जो भी मेरे हॉबीज है या फिर मेरे इंटरेस्ट एरिया है, उसमें करियर करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, कॉलेज में एनएसएस का एक यूनिट था, नेशनल सर्विस स्कीम। आप जब भी कॉलेज में जाओगे तो एनसीसी होता है या एनएसएस होता है। अभी एनसीसी में तो जा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी हाइट नहीं है, तो मैंने एनएसएस ज्वाइन कर लिया। मैंने एनएसएस ज्वाइन करने के बाद जब मैंने लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों की कठिनाइयां समझना, ये सब शुरू किया, तब मुझे ऐसा लगा कि बॉस, यहाँ पे तो बहुत सारी जगह पे काम करना अभी भी बाकी है। बहुत सारी ऐसी जगह है जो अनटच्ड है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने अभी तक सोचा भी नहीं है कि यहाँ पे लोगों को मदद लग सकती है। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, उस तरीके से मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद एक्टिंग और डांसिंग ये मेरी हॉबी हो सकती है, पेंटिंग ये मेरी हॉबी हो सकती है, लेकिन शायद मुझे करियर उसमें नहीं करना है। करियर करने के लिए मुझे ऐसे फील्ड की जरूरत है जहाँ पे मैं मेरा हुनर दिखा सकूं, मेरी चाह दिखा सकूं, जहाँ पे मुझे बदलाव दिखेगा, जहाँ पे मैं लोगों के चेहरे पे स्माइल ला सकूंगी, जहाँ पे लोग जब बदलेंगे तो मुझे बोलेंगे कि ताई आपकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ है, तो ये रिकॉग्निशन मिलेगी। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये सब चीजें ये सेक्टर में मुझे मिलेगी, सोशल सेक्टर में मुझे मिलेगी। वैसे मैं सीएस कर रही थी, तो मेरा इंटर पास हुआ था, और वो होने के बाद सब चाहते थे कि मैं सीएस के बारे में बताइए, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी करके एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, जैसे सीए होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे सीएस होता है। वो भी उतना ही टफ होता है जितना सीए टफ होता है, सीएस भी उतना ही टफ होता है, क्योंकि 3% का रिजल्ट लगता है, 4% का रिजल्ट लगता है, 5% लगता है, पूरे देश में उसी तरीके से लगता है। और मैं उसके पहले 2 एग्जाम पास हुई थी। अभी तो ये बताइए कि सीएस क्या होता है, मतलब किस जगह यूज? सभी कंपनीज में कुछ लॉज लागू होते हैं, और वो लॉज मेंटेन करने के लिए वो पूरा कंपनी का एक बोलते हैं ना कि एक कुछ इम्प्लीमेंटेशन का स्टाइल होता है, वो मेंटेन करने के लिए कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ता है। और वो लॉज फॉलो करने के लिए अकाउंट्स, मैनेजमेंट, ये सब में दुआ बोल के काम करने के लिए एक बंदा हर एक कंपनी को लगता है, जो हाईली प्रोफेशनल होता है, जिसको लॉ का भी मालूमात होना जरूरी है, जिसको अकाउंट्स का भी मालूमात होना जरूरी है, जिसको एडमिन का भी मालूमात होना जरूरी है, जिसको प्रोडक्शन का भी मालूमात होना जरूरी है, क्योंकि वो सबको बांध के रखने वाला बंदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के साथ में मैं जुड़ी हुई थी, और ये काम करने के लिए मुझे लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी। तो पढ़ाई करते समय बहुत बार अपने को क्लियर विजन नहीं होती है ना, कोई बोलता है कि ये करो, जैसे मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया है। अभी मुझे आप पूछोगे कि आपने कॉमर्स में क्यों किया, मैं पूछूंगी मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी ने बोला कॉमर्स ले ले। आर्ट्स में शायद बैंक में नौकरी नहीं मिलेगी, कॉमर्स में शायद, क्योंकि मैं जिस तबके से आती हूँ वो तबके में एजुकेशन इज इक्वल टू जॉब, यही कंसेंट था। माने मेरे पिताजी ने बोला कि वर्षा, मैं बैंक में काम करता हूँ, तो तुझे बैंक में काम करना है तो तुम्हें ग्रेजुएशन कॉमर्स में लाना पड़ेगा, ताकि मैं कहीं पे बैंक में तुम्हें चिपका सकता हूँ। इट्स सो सिंपल। क्योंकि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से जो लोग आते हैं, उनको सबको पता है कि हमारा ओरिएंटेशन आगे जाके कितना कमा सकते हो, ऐसा ही होता है। और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, और देयर इज नथिंग, you should not be shamed of having such kind of feeling. That's a survival है ना, तो वो तो जरूरी है। तो मेरे पिताजी ने भी ऐसे ही बोला था कि 10वीं के बाद क्या करोगे, मैंने बोला पता नहीं, बोला बैंक में जाना है, नौकरी करना है तो कॉमर्स लेना पड़ेगा, तो कॉमर्स ले लो। मैंने कॉमर्स लिया। आज जब मैं सोचती हूँ कि मैंने कॉमर्स क्यों लिया, तो मुझे आंसर नहीं पड़ता, क्योंकि कॉमर्स के किसी भी चीज का एक्चुअली मेरे फील्ड में यूज नहीं। जब तक आप ग्रेजुएट हुई तब तक आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आए थे, तो किसी न किसी का तो आपको इन्फ्लुएंस हुआ रहेगा, जो आपके रोल मॉडल्स कहते हैं हम, उन व्यक्तियों के बारे में बताइए। और किस कॉलेज में बोलोगे तो भिड़े सर करके एक थे, प्रोफेसर वाईबी भिड़े। कौन सा कॉलेज? हाँ, मैं के जोशी बेडेकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स थाने से, थाना में। हाँ थाना में से।
तो मैं उस कॉलेज से बिलोंग करती हूँ, तो वो कॉलेज में एनएसएस कोऑर्डिनेटर थे वाई भी भिड़े। मुझे आज भी याद है कि मैं एनएसएस में जब काम करना शुरू किया था तो हमारे कुछ 100 आवर्स वर्किंग के पूरे होने चाहिए होते हैं पूरे प्रोसेस में। ऐसे हमेशा बोलते हैं कि 100 आवर्स हुआ तो आपको एनएसएस के 10 मार्क मिलेंगे। एनएसएस क्यों करना है? क्योंकि एडिशनल 10 मार्क मिलेंगे, तो वो 10 मार्क मिलते थे। अभी मैं जब काम करने उतर जाती हूँ तो मैं देखती नहीं हूँ कि मेरे कितने आवर्स हुए हैं, क्या हुआ है, मैं किसके साथ में हूँ, कितना घंटा हूँ, क्योंकि वो पैशन से काम करना ये बचपन से सीखा हुआ था, या फिर कुछ कमिटमेंट से काम करना ये सीखा हुआ था फैमिली वैल्यूज से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा नहीं तो बहुत बार ऐसे होता था कि जो लोग 100 घंटे का काम करते थे उनको कुछ बोला नहीं जाता था, लेकिन मेरा एक दोस्त था, उनको हमेशा बोला जाता था कि अरे ये इस तरीके से क्यों नहीं किया, अरे ये ऐसा ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने एक बार वो भेड़े सर को पूछा था कि सर मैं टाइम नहीं देखती हूँ ना, मैं 100 आवर्स देखती हूँ, आज तक मेरे थाउजेंड्स ऑफ आवर्स हुए होंगे काम के, फिर भी आप मुझे ही क्यों डांटते हो, फिर भी आप मुझे ही क्यों बोलते हो कि ये ऐसा करो या ऐसे क्यों नहीं किया, जो नहीं करते हो उनको क्यों नहीं बोलते हो। तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोला था, उन्होंने मुझे ऐसे बोला था कि वर्षा, जो कर सकता है उसको ही बोलने से मतलब होता है, जो करने वाला है ही नहीं उनको बोल के क्या फायदा है। Unknowingly he told me the quality that I have, that I am the person who can do it. I am the person who have been always valued for my work. मेरे लिए बहुत अहम है ये कि लोग मेरे से उम्मीद रखते हैं, मेरे से मेरे पास उनको आशा है कि मैं कुछ कर दिखाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए लाइफ की सबसे बड़ी सीख थी, क्योंकि ये जो अपने दिमाग में जो भी वैल्यूज बैठ जाते हैं ना, फिर आपके काम में वो डेफिनेटली आपको बहुत मदद करते हैं। एक तरफ का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपकी पॉजिटिविटी इंप्रूव करती है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, यार कितना भी करेंगे लोग बोलते ही, तो ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं क्योंकि हम कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं ना कि कॉइन की दूसरी साइड है डेफिनेटली, और ये बहुत अहम है। हम क्या करते हैं, जो कटकट है उसको सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो वैल्यू है वो नहीं, नजरअंदाज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। जब भी मैं दुविधा में होती हूँ, जब भी मैं तकलीफ में होती हूँ, जब भी कोई मुझे डांटता है तो मैं सोचती हूँ कि बॉस ये मुझे डांट रहा है क्योंकि उसको आशा है कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। आपका एजुकेशन, आपने कहा कंपनी सेक्रेटरी आप कर रहे थे, तो उसके बाद में क्या हुआ? तो मैंने इंटर पास कर लिया, लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे क्या फील हुआ। मुझे ऐसे लगा कि शायद ना ये मेरा इलाका नहीं है काम का। मैं करूंगी, पढ़ूंगी, क्योंकि एकेडमिक्स अच्छा है, पढ़ सकती हूँ, अच्छा कर सकती हूँ, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। लेकिन शायद मेरी जान इसमें नहीं है। तो फिर जान किस में है, ये ढूंढने की चाह आई, और फिर ये चाह की वजह से मैंने घर छोड़ा। किस उम्र की बात कर रहे हो? ये मैं ग्रेजुएशन की तुरंत की बात कर रही हूँ। अच्छा। माने ग्रेजुएशन होने के बाद 1 साल में, बीकॉम होने के बाद 1 साल में, तो मैंने सोचा कि घर में बैठ के ना अभी अपनी चाह, अपनी बोलते हैं ना कि यू हैव फायर इनसाइड, तो वो फायर एक्चुअली है किस में, ये अगर जानना है ना आपको, तो डेफिनेटली आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैंने मेरे फैमिली को बोला कि शायद ना मुझे अभी बाहर काम करने के लिए जाना पड़ेगा, मुझे दुनिया देखनी पड़ेगी, दुनिया की सोच देखनी पड़ेगी और डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे आज भी वो याद है कि मैं पहले दिन गई थी ट्राइबल एरिया में काम करने के लिए। किसी ने मुझे बोला कि वर्षा तू आइडियली तुझे कुछ करना है तो चलो वहां पे विक्रमगढ़, हमारे यहाँ पे पालघर डिस्ट्रिक्ट में विक्रमगढ़ के बहुत रिमोट एरिया है, ट्राइबल एरिया है, तो चलो वो एरिया में जाएंगे, आप वहां पे रहो, घूमो फिरो, काम करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, खेती बाड़ी वालों को मदद करो, बच्चों के साथ में कुछ संस्कार वर्ग ले लो। मैंने बोला ठीक है, करूंगी मैं गई वहां पे। पहले दिन जब मैं गई तो रात थी, वो पूरा सीजन जो था वो राइस का था, तो वो आपको पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब राइस बड़ा होता है तो राइस पे बहुत सारे कीड़े आते हैं, और वो कीड़े आपके घर पे भर जाते हैं, और वो कीड़ों का आवाज भी इतना डेंजर होता है। तो मैं जिस दिन वहां पे पहली बार गई, तो मुझे जिस रूम में, वो शाला थी, स्कूल था, तो वो स्कूल में जहाँ पे रहने के लिए बोला गया था, वो पूरा स्कूल का कमरा
कीड़ों से भरा हुआ था। एक तो अकेली, ऊपर से लड़की, तब ये दिमाग से बाहर नहीं गया था ना, छोटी थी या एक्सपोजर नहीं था। ऊपर से वो बहुत सारे आवाज, पता नहीं वो नाक में जाएगा कीड़ा, कान में जाएगा, आंख में जाएगा, डर, क्योंकि लाइफ में कुछ देखा ही नहीं था। माँ बाप, अपना घर, अपना एरिया, अपना इलाका, यही देखा था। फिर मैंने उस दिन ठान लिया कि बॉस अभी मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ये सोशल वर्क वगैरह मेरे को नहीं करना। क्योंकि जहाँ पे कीड़े जाएंगे कान में, नाक में, वहां पे रहूंगी तो मैं जीऊंगी तो काम करूंगी ना। तो बहुत डरी हुई थी मैं। बात करने के लिए कोई नहीं, बताने के लिए कोई नहीं, रोने के लिए कोई नहीं। और तब तो फोन नहीं था, मैं ये बात कर रही हूँ 20-22 साल पुरानी, तब तो फोन नहीं था हमारे पास। अभी करूँ तो क्या करूँ? मैंने सोचा अभी रात सो लेती हूँ मैं यहाँ पे। रात को अभी मैं सोती हूँ, सुबह उठ के बैग पैक करके वापस चली जाऊंगी, बोलूंगी राम राम, मेरे को नहीं करना है काम, मैं नहीं कर सकती, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। जब मैं सुबह उठी तब मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे ठंडे पानी से नहा रहे थे। अभी कैसा है ना कि पालघर की बात है। हाँ, पालघर, वो ट्राइबल एरिया है पूरा। तो उस इलाके में ठंडे ठंडे पानी से सुबह 6, 5:30, 6 का समय था। बारिश गुजर गई थी, तो आप सोचो कि ठंडी होगी। मैंने उनको पूछा आपके पास गर्म पानी नहीं नहाने को? उन्होंने बोला कि नहीं दीदी, हम तो इसी पानी से नहाते हैं। मैंने बोला इस पानी से क्यों नहाते हो? गर्म पानी करने के लिए बोलो। बोले यहाँ पे अगर गर्म पानी करने के लिए बोला तो हमें घर जाने को बोलेंगे। मैंने बोला ऐसे कौन बोलेगा यार? नहीं, ऐसा ही रूल है यहाँ पे, क्योंकि 150 पौने 200 बच्चे हैं, सबके लिए गर्म पानी कहाँ से करेंगे? और करते करते बैठेंगे तो स्कूल बूढ़ जाएगा, स्कूल छूट जाएगा। तो उन्होंने ऐसे बोला कि अभी क्या करूं, अभी क्या करना है? तो बोला कि नहीं, हम तो ठंडे पानी से नहाते हैं और हम स्कूल जाते हैं, हम प्रिफर करते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से ज्यादा अच्छा हमारी पढ़ाई है। तो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी, बोलते हैं ना कि एक आपका सेंसेस बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होते हैं कि छोटा बच्चा आपको सिखा जाता है, जो 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, कि बॉस मेरी पढ़ाई ये गर्म ठंडे पानी से भी इम्पोर्टेंट है मुझे, क्योंकि मैं घर जाऊंगा तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, और मैं यहाँ पे रहूंगा तो ठंडे पानी से नहाऊंगा लेकिन स्कूल जा पाऊंगा। तो आई थिंक ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है। हम बहुत अच्छे जगह पे रहते हैं, माने वेल टू डू फैमिली से होते हैं, ठंडे पानी से नहाने की तो दुविधा नहीं आती है, इतना तो डेफिनेटली घर में होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें ना, फिर मैंने उस दिन ठाना कि कोई भी सिचुएशन आए, किस तरीके भी माहौल में रहना पड़े, अभी डट के खड़े रहना है, आगे जाना है, पीछे नहीं आना है। आई थिंक that something make me more powerful, and every incident that comes to your life na, it makes you more powerful. Like मैं विक्रमगढ़ में काम करती थी, विक्रमगढ़ में काम करने के बाद तब मेरी पढ़ाई नहीं थी, मैंने मास्टर्स नहीं किया था सोशल वर्क में, और मैंने शायद सोचा भी नहीं था। लेकिन उसके बाद में कुछ महीनों बाद एक औरत, मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी बस की राह देखते हुए, तो एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और मेरे पैर पड़ने लगे। तो अभी हम लोग छोटे हो, अभी कितना उम्र होगा, 22 साल 21 साल, तो अभी ऐसे और लगता है ना कि 40-45 साल की कोई औरत आपके पैर पे गिर जाती है और बोल रही है थैंक यू बोल रही है, बहुत आभारी हूँ, बच्चा बच गया। अभी मुझे तो क्लू ही नहीं कि वो औरत है कहाँ से, कहाँ पे मैं उससे मिली हूँ, किस जगह पे मिली हूँ, मेरे को तो याद ही नहीं। तो शायद मैंने उनको पूछा कि आप ना ऐसे पैर मत पड़ो, एक तो पब्लिक प्लेस है, बुरा लगता है, मैं छोटी हूँ बहुत, मेरी उम्र कम हो जाएगी, मेरे पैर भी मत छुओ आप। हाँ, क्या हुआ है बताओ, आप पैर क्यों पड़ रहे हो, आपको क्या मदद चाहिए? उसने बोला मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आप गए 5-6 महीने से हमारे गाँव में आके बता रहे हैं कि आपकी कोई भी गाँव में बच्चों की डिलीवरी गाँव में नहीं होनी चाहिए, घर पे नहीं होनी चाहिए, हॉस्पिटल में होनी चाहिए। 3 या 4 बच्चे गए 10 महीनों में हमारे यहाँ पे मरे हुए हैं क्योंकि घर पे पैदा हुए हैं। मेरी बहू का जो डिलीवरी था मैंने हॉस्पिटल में करवाया क्योंकि मेरे दिमाग में आपकी बात बहुत शार्पली बैठ गई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंसेस इज मोर देन अवार्ड्स टू, क्योंकि वो औरत की आंख में दिखने वाला थैंक यू, वो औरत की हाथ
पकड़ने का आपका तरीका, वो बात करते हुए जिस तरीके से आपको देख के बात कर रही वो तरीका, वो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देके जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी एनर्जी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लाइक काम है, करना है, करते ही रहना है। आपने सोशल वर्क करते करते ये मास्टर इन सोशल वर्क किया, वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कुछ बताइए उसके बारे में। सो बेसिकली मैं जिस वो स्कूल में रहती थी वहां पे एक ग्रेजुएट बच्चा था, और वो ग्रेजुएट बच्चा मुझे बार बार बोल रहा था कि दीदी मुझे मास्टर्स इन सोशल वर्क करना है। अभी मैं जिस स्कूल्स ऑफ थॉट से आती हूँ वहां पे शायद सोशल वर्क के लिए डिग्री की जरूरत है, ये फिलोसॉफी नहीं थी। सोशल वर्क के लिए पैशन चाहिए, सोशल वर्क के लिए लाइक स्ट्रॉन्ग आपका होना बहुत जरूरी है, आपको लोगों के प्रति लगाव होना बहुत जरूरी है। ये सब दिमाग में रहने वाले वैल्यूज थे। तो सोशल वर्क के लिए पढ़ाई चाहिए, ये मेरे दिमाग में नहीं था। लेकिन वो कैलाश करके एक लड़का था, वो आया मेरे पास, वो बोला कि दीदी मेरे को MSW करना है, मुझे पता नहीं है, मुझे पूना से करना है, इतना मुझे बताया गया है कॉलेज से, लेकिन मैं फॉर्म कहाँ से लाऊं, किसके पास जाके बोलूं। मैंने बोला यार चिंता मत कर, मेरे कुछ रिलेटिव्स पूना में रहते हैं, मैं तेरे लिए फॉर्म मंगाती हूँ। तो उसने बोला दीदी मैं अकेले कैसे जाऊंगा, आप भी चलो साथ में। मैंने बोला यार तू पढ़ाई करने वाला है, मैं थोड़ी पढ़ाई करने वाली हूँ, मैं क्यों आऊँ साथ में। ये बोलो आपका भी ग्रेजुएशन 3 साल पहले हुआ है, तो आप भी भर दो ना फॉर्म मेरे साथ में। मैंने बोला ठीक है यार, पढ़ाई हमेशा अच्छी होती है। और तब ये पता था, क्योंकि टीस का नाम था, करवे का नाम था, भारतीय विद्यापीठ का नाम था, और हमें ये पता था कि सब में जो एंट्रेंस होती है ना उसके लिए हजारों बच्चे बैठते हैं, और उसमें से 40-50 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अभी मैंने बोला ये 40-50 में तो मैंने आने वाली, क्योंकि इतना तो अपना दिमाग नहीं चलता है, तो डेफिनेटली मेरा नंबर नहीं लगेगा। तो मैंने उसका भी फॉर्म लिया, मेरा भी फॉर्म लिया, दोनों का फॉर्म हमने भरा। अभी भरने के बाद जब इंटरव्यू हुआ, रिटर्न टेस्ट हुई, मेरा नंबर दूसरा था पूरी लिस्ट में, दूसरा था, वो बेचारे का नंबर ही नहीं आया। तो उसने फिर मुझे मोटिवेट किया, मैंने बोला यार मेरे को करना ही नहीं था, मैं तेरी वजह से आई थी यार, अभी तू ही नहीं यहाँ पे तो मैं क्यों रहूं। बोला बच्चा, मैंने बोला बच्चा तेरी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को नहीं करना है सब। उसने बोला दीदी अभी नंबर लगा है तो कर देना, क्यों सीट आप वेस्ट कर रहे हो। मैंने बोला यार मेरे को करना ही नहीं है, क्योंकि लोग जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वो डांटेंगे, बोलते सोशल वर्क करने के लिए क्यों मास्टर्स करना है, डांटेंगे वो लोग। मैंने बोला यार, फिर शायद मुझे अच्छे मेंटर्स भी मिले, और उन्होंने बोला कि वर्षा अभी नंबर लगा है तो एक डिग्री हासिल कर ही लो। वो फुल टाइम था, पार्ट टाइम नहीं था। तो फिर मेरे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में गैप आने वाले, तो ठीक है बोला अभी नंबर लगा है, सब जन बोल रहे हैं तो कर लेती हूँ। तो मैंने मास्टर्स कर लिया, और मास्टर्स करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आप कितना भी पैशनेट हो, कितना भी आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो काम करने की, जब तक आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होती है उस सब्जेक्ट में, तब तक आप पूरी तरीके से पैकेज नहीं होते। It's very like nowadays people think about package that they get, लेकिन I think we should think about the package that we have. We have in ourselves. So मुझे ऐसा लगा कि उस जगह पे मैंने मास्टर्स किया, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला, डिफरेंट वैल्यूज मिले, और शायद कुछ स्ट्रैटेजीज और बोलते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिसकी वजह से मेरा काम और अच्छा, बढ़िया और सुपर लेवल पे जाने के लिए मदद हुई। तो मास्टर्स प्रोग्राम में ऐसी क्या चीज थी कि मतलब शायद क्लासेस होंगे, कुछ लेक्चर्स होंगे, और कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी था उसमें? प्रैक्टिकल कंपोनेंट तो डेफिनेटली था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए, माने जब आप फील्ड वर्क पे जाते हो तो आपको साड़ी कंपलसरी होती है। आई एम तो लाइक नेवर थिंक ऑफ माई सेल्फ इन साड़ी, आई कैन नॉट थिंक, क्योंकि एक तो मेरे को लगता है कि वो साड़ी बार बार पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है, और दूसरा मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद ना खेलकूद नहीं कर पाऊंगी वो साड़ी पहन के। अगर मेरा फील्ड वर्क बच्चों के साथ में है, कम्युनिटी में है, तो मुझे बच्चों के साथ में खेलना है, कूदना है, उनके साथ में उनके जैसे बनना है, तभी तो मैं उनके बारे में जान पाऊंगी और उनको आगे लेके जाने के लिए मदद कर पाऊंगी। ये मेरी सोच थी। तो मैंने मेरे टीचर्स को बोला कि मैडम फील्ड वर्क को जाना है कम्युनिटी में, आई एम नॉट गोइंग टू वेयर साड़ी। उन्होंने बोला नो, इट्स अ यूनिवर्सिटी रूल एंड यू हैव टू वेयर इट।
आई सेड बॉस मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि अगर मैं ही कंफर्टेबल नहीं हूँ वो अटायर में तो मैं लोगों को क्या कंफर्टेबल कराऊंगी। सो उन्होंने बोला आपके मार्क्स काटे जाएंगे, आपको शायद फेल किया जाएगा। अभी उन्होंने ऐसे ही बोला होगा, वैसे मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे फील्ड वर्क में साड़ी कंपलसरी होती थी तभी। मैंने बोला आप मार्क्स काटो, आप फेल करो, मेरे को उसकी परवाह नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, ये मेरे को पता है। आप मेरा काम देख के मुझे मार दो। देखो काम बोलता है, अगर मेरा काम अच्छा नहीं है तो मार्क मत दो, अगर मेरा काम अच्छा है तो मार्क दो, वो साड़ी है कि नहीं है उससे क्या मैटर करता है। तो उन्होंने बोला अभी आर्ग्यू मत करो, ये हमारा रूल है। मैंने बोला देखो मैडम मैं तो पहन के नहीं जाने वाली हूँ, आपको जो करना है वो करो। देखो ये रिबेलेंटनेस जो होता है ना वो उसी छोटे बचपना से ही था। तो बेसिकली मैंने बोला कि मैं नहीं ऐसे ही जाऊं, और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मैंने फील्ड वर्क भी किया, वो इंस्टीट्यूशन ने मुझे हायर भी किया, उनके साथ में मैंने बहुत साल काम भी किया, मैं फील्ड वर्क में यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट भी आई, साड़ी मैटर नहीं की मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक सीख होती है, ये भी एक वैल्यू होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी शिद्दत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या डाल रहे हो, किस तरह दिख रहे हो, क्या बोल रहे हो ना कि अपीयरेंस कैसा है, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो मैंने बोला ना आपको कि हर एक इंसिडेंस आपको कुछ सिखा के जाता है। तो आई थिंक, और ये शायद उस वक्त से ही पावर आया था कि मैं ना कोई कुछ बोल रहा है इसलिए मैं नहीं करूँ, अगर मुझे जचता है, मुझे पटता है, मुझे लगता है कि इसकी समाज को जरूरत है, तभी मैं करूँ। आई थिंक दैट वैल्यूज मैटर्स अ लॉट टू यू। परिवर्तन महिला संस्था, उसके बारे में बताइए। सो मैं अभी जिस संस्था के साथ में, मैं दो संस्थाओं के साथ में जुड़ी हुई हूँ। एक सीके है जो टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में करती हूँ, मैं उनकी नेशनल लीड बोल के काम करती हूँ। और दूसरी संस्था है परिवर्तन महिला संस्था। परिवर्तन महिला संस्था, मैं हमेशा बोलती हूँ कि परिवर्तन मेरा घर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि परिवर्तन में मैंने 350 बच्चियों को बड़ा किया है, 350 बच्चियों को घर दिलवाया है, बच्चियों को सिर्फ बोलते ना पढ़ाई नहीं दी है, तो अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए तैयार किया हुआ है। आज 20 बच्चियां मेरी ब्याही हुई है, उनके हस्बैंड्स है, उनके बच्चे हैं, तो शायद मुझे 40-45 पोता पोती है। तो इट्स ऑलवेज मैटर्स अ लॉट, इट गिव्स यू इमेंस पावर कि अभी मेरे उम्र पे मत जाओ आप, हाँ प्लीज, लेकिन ये फैक्ट है। तो परिवर्तन के 3-4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स है। एक है मुक्ता बालिका भवन। मुक्ता बालिका भवन ये ऑर्फनेज है, जिन बच्चों को कोई संभालता नहीं है, कोई देखता नहीं है, या जिनके कोई पेरेंट्स या रिलेटिव्स नहीं होते हैं, उनको हम संभालते हैं परिवर्तन में। और वो बच्चों को बड़ा करना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो ऑर्फन नहीं है, क्योंकि हम उनके माँ बाप हैं, और एक ही नहीं, उनके बहुत सारे माँ बाप है, वहां पे 2 जन पीछे भी बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे माँ बाप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अहम होता है। और आज मेरी लड़कियां मास्टर्स की हुई है, आज मेरा पूरा होम वो लड़कियां संभालती है, चाइल्ड राइट्स का प्रोजेक्ट भी लड़कियां संभालती है, उसी होम में से बड़ी होगी जिन्होंने मास्टर्स किया है। आज मैजिस्ट्रेट लेवल के तक की पढ़ाई बच्चियों ने की हुई है, CWC मेंबर मेरी लड़कियां बनी हुई हैं। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि ये एक प्रोजेक्ट बहुत सराहने जैसा है, क्योंकि बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली बच्चे बड़े बनते हैं। तो आज हमारे ऑर्फनेज में ऐसे बहुत सारे मुक्ता में एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो अलग अलग बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। 7 साल की उम्र से 6 साल की उम्र से बच्चियां होती है, 22-25 साल तक होती है। जब तक लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती है, हम उनका हाथ नहीं छोड़ते, क्योंकि वो उनका घर है, परिवर्तन उनका घर है, तो हम उनका हाथ नहीं छोड़ते हैं। हम बोलते हैं कि आप अपने पैरों पे इस तरीके से खड़ा हो ताकि अगले बार आपको आश्रम में जाने की जरूरत ना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है कि जब लड़कियां ऊंची उड़ाने लेती है, बहुत बड़ा बनती है, और आपको उनको सर मैडम बोलना पड़ता है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट, प्राइड वाला चीज होता है कि आपकी लड़की के सामने ही आप बैठे हो और आप बोल रहे हो मैडम इसका अप्रूवल मिलेगा क्या, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट। दूसरा है एक डे केयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन है। आपको सबको पता है कि बच्चों का तो डे केयर सेंटर होता है, अभी ये सीनियर सिटीजन का डे केयर सेंटर क्यों? तो बहुत सारी अभी बड़े उम्र वाले लोगों की दिक्कत ये है, बोलने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं है, एक साथ रहने के लिए कोई नहीं है। बच्चे बाहर है, काम पे है, बिजी है,
ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर स्कूल में है, कॉलेजेस में है, अपनी लाइफ में बिजी है, तो इनके साथ में कौन बोलेगा, इनके साथ में कौन बात करेगा? तो उनके लिए डे केयर सेंटर हमने किया है। आपको सुन के हैरानी होगी, हमारे जो बड़े बच्चे हैं जो 60, 65, 70, 80, 90 साल के हैं, वो सब जुम्बा क्लासेस करते हैं, वो सब डांसिंग क्लासेस करते हैं, वो गाने के क्लासेस करते हैं, वो ड्राइंग क्लासेस करते हैं, वो क्राफ्ट के क्लासेस करते हैं, और वो अपने में वो कॉम्पिटिशन्स भी रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपना लाइफ जी रहे हैं। वैसे आजियों का घर भी है, जिन आजियों को कोई संभालता नहीं, आजी माने ग्रैंड मदर, तो उन जिनको कोई संभालता नहीं उनको हम संभालते हैं। ऐसे 12 आजी लोग हमारे पास है। अभी तक करीबन 280 के आसपास आजियों को हमने हमारे पास रखा है। जिसका देहांत हो गया है उनको उसके बाद बाकी सब करना ये भी हम करते हैं। और एक बड़ा प्रोजेक्ट चलता है ट्राइबल एरिया में, जिसको हम मोखाड़ा या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं। वहां पे क्या नहीं चलता है, वहां पे सब चलता है, क्योंकि गांव में जो गरज लगेगी, गांव के लोगों को इकट्ठा करके वो गरज सेटिस्फाई करने के लिए काम करना। आप मुझे पूछोगे आप क्या करते हो, तो मैं बोलूंगी मैं तो कुछ नहीं करती बॉस, मैं इसको करवाने के लिए लगाती हूँ, उसको करवाने के लिए लगाती हूँ, उसको करवाने के लिए लगाती हूँ, क्योंकि गांव उनका है, काम उनका है, उसके बाद फायदा उनको मिलने वाला है, तो करना भी उन्होंने चाहिए। गारमेंट यूनिट है, बच्चों के लिए खेलवाड़ी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, बहुत सारे माइक्रो एंटरप्राइजेस है। सबसे अहम मुद्दा जो हम मोखाड़ा में करते हैं, वहां पे कायदा माने लॉज है, जो उनके लाइफ में आने वाले और कुछ मदद करने वाले जो डिफरेंट लॉज है। लॉ ऑफ ग्राम पंचायत है, पैसा एक्ट है, नरेगा एक्ट है, एमजी नरेगा एक्ट है, या फॉरेस्ट राइट एक्ट है। ये सभी एक्ट में लोगों को तैयार करते हैं बात करने के लिए, लोगों को तैयार करते हैं अपना हक मिलाने के लिए। और मुझे ऐसे लगता है कि ये काम की वजह से हम बहुत अलग हैं, क्योंकि बहुत सारी एनजीओ जो है वो देना चाहती है ना, लाइक वी बिलीव इन गिविंग एंड वी ऑलवेज से दैट वी डोंट, it's not about only giving, it's all about empowering people to help themselves. It's क्योंकि देने के बाद आज मैं दूंगा, कल शायद आपका खत्म हो जाएगा, तो शायद आपको वैल्यू नहीं रहेगा, या फिर आप वापस जीरो पे आओगे। लेकिन मैंने आपको अगर आज सिखाया, बड़ा किया, तो शायद अगले पूरे लाइफ के लिए आपके पास वो स्किल आएगा और आपकी खुद की केयर खुद कर सकते हो, इसके लिए मैं तैयार करूंगी। तो दैट मेक्स अस अ डिफरेंस। तो हम मोखाड़ा में इस तरीके से, इस अप्रोच से काम करना आत्मनिर्भरता। तो मैं भी हमारे अगली बच्चों को क्वेश्चंस पूछने के लिए। हेलो मैम, हेलो, माई सेल्फ मालती जाधव। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये सभी कार्य करने के लिए, काम करने के लिए आपको कोई फंड मिलता है क्या? हाँ, फंड तो लेना पड़ता है, खुद से जनरेट करना पड़ता है या लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कंपनीज ये काम करने के लिए मदद करती है। CSR का फंड होता है, इंडिविजुअल डोनर्स होते हैं जो ये काम पे विश्वास रखते हैं, वो मदद करते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है क्या कुछ फंड? गवर्नमेंट का डायरेक्टली फंड्स नहीं होता है, लेकिन अगर मैं नरेगा का एक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं गवर्नमेंट का पैसा ही लोगों तक पहुंचे, इसके लिए काम कर रही हूँ। तो शायद डायरेक्ट संस्था को पैसा नहीं मिलता है गवर्नमेंट। थैंक यू मैम। टीचर के बाजू में ही बैठा हूँ। आई एम प्रोफेसर राहुल सबकार, आई टीच हियर एंड वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। एक सवाल है, मैं IIT में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे विमेन्स इन साइंस एंड एजुकेशन, ट्राइबल एरिया से तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स आते हैं, और SC STs कम्युनिटीज, और बेसिकली कारण दिया जाता है कि आपका जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, जो मैथ्स साइंस, उसके ओरिएंटेशन पे ज़्यादा नहीं होता है, इसके लिए वो JEE जैसे एग्जाम क्रैक करनी चाहिए। क्योंकि आप अर्ली इंटरवेंशन करते हो स्कूल लेवल पे, तो आप कौन से मानदंड या कौन से इंडिकेटर्स पे ज़्यादा फोकस करते हो कि ताकि उनका रुझान उस तरीके से जा पाए और ये कम्युनिटी से ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाइक IITs में आ सके। तो आपका एक्सपीरियंस और आप क्या इंटरवेंशंस और हमसे भी क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू योर कमेंट्स। मुझे ऐसे लगता है कि सर आपका कहना बहुत सही है। मैं अभी जिस इलाके में काम करती हूँ, करीबन 100 गाँव में मैं घूमती हूँ, तो वहाँ से
एक आध बंदा मिलेगा जो इंजीनियर हुआ है या डॉक्टर हुआ है, और डॉक्टर इंजीनियर होने के बाद वो शायद गांव में नहीं आया। तो ये तो गैप डेफिनेटली है। ड्रॉप आउट का आज का रेट भी बहुत हाई है, और स्कूल में टिका के रखने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं कि बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं लेकिन वो खड़ा रह के चार वाक्य बोल नहीं सकते। तो शायद ये पूरा सिस्टम बदलने की या सिस्टम में बदलाव लाने की, जिस तरीके से अभी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसमें लाने की जरूरत है। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा है, तो शायद उसके लिए समय लगेगा। अभी मैं इसके लिए क्या करती हूँ मैं बता, हम खेलवाड़ी करके एक प्रोजेक्ट रन करते हैं। मुझे पता है कि ये बच्चों में उतना ही हुनर है जितना शहरों में रहने वाले बच्चों में। इस बच्चों में उतनी ही ताकत है जिनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है उनमें। अभी ये अपॉर्चुनिटीज ना मिलने की वजह से पीछे है, उनको पता नहीं है इसलिए शायद पीछे। तो हमने वहां पे ऐसी खेलवाड़ीज में कुछ कुछ गेम्स और ये सब इनोवेट किए हैं जिसकी बदौलत ये बच्चे बोलने लगेंगे, ये बच्चे कुछ करने लगेंगे, सोचने लगेंगे। सी सर, मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटी पवई में आने के लिए वो बच्चे की परवरिश शुरुआत से वैसी होनी बहुत जरूरी होती है। हम वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद 10 साल बाद कोई आईआईटी पवई में आए। बहुत बेसिक लेवल पे है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये कोशिश करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि नहीं हो सकता है, नहीं पाता है। आज भी 11वीं के बाद बच्चे नाके पे जाने वाले 100% बच्चे वहां पे हैं। तो ये रुकाने के लिए ना आपको इंटरवेंशन स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो अभी हमने छोटे बच्चों से शुरुआत की है ताकि वो बच्चा बोलने लगे, सवाल करने लगे, वो बच्चा सोचने लगे, और वो बच्चा शायद उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचे जो आज तक किसी ने नहीं सोचा है। खेलवाड़ी का जो पूरा सिलेबस है वो हम उसी तरीके से बनाते हैं। उसमें साइंस ऑन व्हील्स भी हमने डाला था ताकि हमें लगा था कि शायद साइंस बच्चे लेते हैं लेकिन बीएससी करने के बाद क्या होता है ये पता नहीं होता है, या 12th में भी बहुत अच्छे मार्क आए तो जाए कहाँ पे ये पता नहीं होता है। तो उसके लिए भी हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया था, कुछ वोकेशनल गाइडेंस कोर्सेस करवाने के लिए उनको बोला था। हमारी कोशिश स्कूल, कॉलेज और बच्चे तीनों के साथ में चालू है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा दादा। इतने जल्दी वो बदलाव वैसे भी बहुत स्लो होता है। कोई बच्चा अपॉर्चुनिटी नहीं इसलिए पीछे नहीं रहना, लेकिन अपॉर्चुनिटी देने वाले तो कोई चाहिए, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज श्रावणी। जैसे कि आपने कहा था कि आपके स्कूल के लड़की लड़कियां कहते थे कि आप वो कोई भी काम नहीं कर सकती, तो उनको समझाने के लिए आपने कौन से कोशिश की है? देखो, कोई आपको अगर पीछे लाता है ना तो उसको समझाने में आपका टाइम वेस्ट मत करो। आप क्या करो, आप क्या कर सकते हो, आप में क्या कॉन्फिडेंस है वो देखने की कोशिश करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोलने वाले बोलते रहेंगे, हर एक बंदा जो बोलता है ना उसका मुंह नहीं पकड़ सकते, ठीक है। अपनी हमेशा बोला जाता है हमारे यहाँ पे कि 2 लाइंस है, हाँ 2 सिमिलर लाइंस है। आपको आपकी लाइन बढ़ानी है, आपको आपकी लाइन बड़ी दिखानी है, तो आप क्या करोगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं ऊपर वाली लाइन रब करेंगे तो अपने आप अपनी लाइन बड़ी होगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको आपकी लाइन बड़ी करनी है तो आपको ही बड़ा होना पड़ता है, आपको ही उनको छोड़ना पड़ता है। भोगते हुए लोगों को कौन देखेगा यार? मत देखो, अपने लिए खड़ा रहो, बोलते ना अपने में कॉन्फिडेंस रखो, कुछ कर सकते हो ये ध्यान में रखो। हाँ, क्योंकि हर एक को मैं एक इंसिडेंस बताना चाहूंगी। जब मैंने सीएस छोड़ा और मैं सोशल फील्ड के लिए निकल गई, सब जन मेरे को फोन कर करके बोलते थे, वर्षा तू क्या पागल है, वर्षा तू क्या पागल है, अरे पढ़ाई तो पहले पूरी कर, पढ़ाई करने के बाद पैसा मिलेगा फिर करना, जितना सोशल वर्क करना है उतना, पहले पढ़ाई तो पूरी कर। क्यों ऐसे जंगलों में जाके रह रही है, क्यों ऐसे डिफिकल्ट बच्चों के साथ में काम कर रही है जिन बच्चों का कुछ फ्यूचर ही नहीं है। ऐसे सब जन जब बोलते थे ना, सब जन मुझे बोलते थे तू पागल है, तू पागल है, तो ना बहुत बार ऐसे लगता था यार सच्ची में पागल हो गया। क्योंकि अभी मेरे बाजू वाला भी बोल रहा है, मेरी दोस्त भी बोल रही है, मेरा दूसरा क्लोज फ्रेंड भी बोल रहा है, मेरे रिलेटिव्स भी बोल रहे हैं, सब जन बोल रहे हैं कि अरे यार ये पढ़ाई छोड़ के बच्ची कहाँ पे जाती है पागल की तरह, और ये माँ बाप ऐसे पागल कैसे वो उसको छोड़ते हैं। फिर मैंने मेरे एक सर को फोन किया,
विलास सापेकर उनका नाम था, मैं पूना में उनके साथ में काम करती थी। तो मैंने उनको फोन किया कि मैंने बोला सर मेरे को ना बहुत टेंशन आ रहा है। तो बोला क्या हुआ वर्षा? मैंने बोला सर मेरे को ना गए कुछ महीनों से ना सब जन ऐसे बोल बोल के परेशान कर रहे हैं कि तू क्या पागल है क्या ये काम कर रही है, तू क्या पागल है क्या ये काम कर रही है, पहले पढ़ाई पूरी कर, पढ़ाई पूरी कर। मैं क्या सच्ची में पागल हूँ? या ऐसे काम लोगों के लिए काम करने की चाह होना ये पागलपन है? जब मैंने उनको ऐसे पूछा तो मुझे उन्होंने 4 बार एक ही सवाल पूछा, यार सच्ची में लोग तुझे पागल कहते हैं क्या? सच्ची में लोग तुझे पागल कहते हैं क्या? सच्ची में? मैंने बोला सर अभी मेरा सर फट जाए, एक तो लोग भी पागल बोल रहे हो, ऊपर से आप भी पागल बोल रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ से जाती हूँ अभी। उन्होंने बोला वर्षा एक चीज ध्यान में रख, जब लोग आपको पागल बोलते हैं इसका मतलब आप सही हो, सही हो, क्योंकि पागल ही दुनिया बदल सकते हैं। और मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? तो लोग जो बोलते हैं ना उसके ऊपर ध्यान ही मत करो, उनको समझाने की कोशिश भी मत करो, येड़े है वो, ठीक है? जो अपने को नहीं समझ सकता वो येड़ा है, ठीक है? तो डेफिनेटली आपको क्या करना है ना उसके ऊपर ध्यान। मेरा नाम हीना है। मुझे ये पूछना है कि अभी आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? अभी मैंने जो बोला ना कि वो सीके करके संस्था है, उसके साथ में भी नेशनल प्रोग्राम लीड बोल के काम करती हूँ, और मेरा परिवर्तन का पूरा जो कारोबार है तो प्रोग्राम है वो संभालती हूँ। मोखाड़ा में भी हमारा काम है, बच्चियों के साथ भी काम है, चाइल्ड राइट्स का भी काम है। और मोखाड़ा में यहाँ से कोई तो है ना? हाँ, आप कहाँ से हो? हिरवे घानवड़ ग्राम पंचायत ना? हाँ मैं नमस्ते। दीना, आप जब छोटे थे तो आपको सभी रोक टोक करते थे कि आप छोटे हो, मोटे हो, ऐसे करके, तो आपके फैमिली मेंबर्स का क्या सपोर्ट था? मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट दैट आई है, ठीक है? मेरे माँ बाप ने कभी मुझे टोका नहीं है, कभी मुझे रोका नहीं है। मैंने जब ग्रेजुएशन होने के बाद अकेली रहने की चाह रखी थी तब मुझे दबाया नहीं है। मैंने मेरा एकेडमिक छोड़ के सोशल फील्ड में जाने का सोचा था तब भी रोका नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट था और मेरे पिताजी का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट था। माँ तो बहुत सारे लोग जब बोलते थे उसको, या फिर ऐसे होते हैं ना कि अरे क्या कर रहे है तुम्हारी लड़की, तो फिर वो आके बोलती थी अरे क्या कर रहे हो तुम, पागल है। हाँ पागल है। तो नहीं, वो नहीं पागल बोलते थे, उनको पता है शायद वो बोलते होते ना की मराठीत असं म्हणतात की बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, तसं त्यांना कदाचित जाणवलं असेल ना लहानपणापासून। सो मैं पागल थी तो अभी वो शायद उनमें से ही कुछ आया होगा, पता नहीं। तो डेफिनेटली मेरे माँ बाप का बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट था और उन्होंने ना ही किसी का सुना लाइफ में मेरे लिए, हाँ, ना ही मेरे ऊपर कुछ प्रेशर किया, ना ही मुझे बोला गया कि आप इस उम्र में हो गए अभी शादी करो, ना ही इस अभी ये क्यों कर रहे हो, पढ़ाई करो वरना पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी करो, ऐसे नहीं बोला। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी पावर होती है, क्योंकि आपके घर वालों का आपके साथ रहना, शायद उनको शुरुआत में लगता होगा कि ये इसको बदलना चाहिए, लेकिन जब उनको पता चला कि ये बदलने वाली नहीं है तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई ऑलवेज एडमायर, मैं जो आज हूँ वो मेरी माताजी और पिताजी की वजह से हूँ, क्योंकि इतना फ्रीडम, इतना पावर, और वो भी हम जिस इलाके में रहते थे, हम जिस माहौल से आए हैं वहां पे तो लड़कियों के लिए अलाउड, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वो वहां पे तो अलाउड ही नहीं था, लेकिन शायद उनको पता था कि ये अभी सुधरने वाली नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत अहम होता है कि आप जिस फील्ड में जाने वाले हो या आप जिस क्षेत्र में काम करने वाले हो वो क्षेत्र की कुछ जानकारी होना, उस क्षेत्र के बारे में मालूमात होना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पे भरोसा होना। ये बहुत अहम होता है, क्योंकि आप जब खुद पे भरोसा रखते हो तभी आप बदलाव ला सकते हो। You cannot be a change maker if you don't want to change yourself. तो I think this is very important thing that everybody should know. मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं बिलीव करती हूँ कि ए चलने वाले राह पे रुकना ना हार के, है तेरे इंतजार में साए बाहर के, चलते चलो ये राह जहां तक चली चले, ए चलने वाले राह पे रुकना ना हार के। मुझे ऐसा लगता है कि रुकने का नहीं, झुकने का नहीं, आगे बढ़ते रहने का पूरी लाइफ अपनी है।
मैं ना आपके लिए 2 लाइंस बोलना चाहती हूँ, हाँ? क्योंकि सब लड़कियां हैं तो मुझे ऐसे लगता है लड़कियों को बताया जाता है ये करना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनो, ये ना बहुत सुनते हैं हम लोग सब, हाँ? तो मुझे एक 2 चीजें सिर्फ आपको बतानी है, मैं बोलती हूँ, हाँ? आप सुनो। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही तो जमाना बदलेगा। तू चुप रह कर जो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदला है। तू चुप रह कर जो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदला है। तू बोलेगी मुंह खोलेगी, तू बोलेगी मुंह खोलेगी, तब ही तो जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही तो जमाना बदलेगा। आई थिंक वी ऑल आर चेंज मेकर।